बिहार में जाति आधारित जनगणना। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू की गई। सर्वदलीय बैठक हुई वहाँ पे बिहार में, उसके सर्वसम्मति से क्या शुरू की गई? जाति आधारित जनगणना। पार्श्वभूमि: जाति आधारित जनगणना की जो मांग करने वाले बिहार विधानमंडल के 2 प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया था, क्योंकि यह एक विभाजनकारी कवायद होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य अपने कदम पर जाति जनगणना कर सकते हैं। अब तक जाति विवरण कैसे एकत्रित किया गया है, जबकि SC/ST विवरण जनगणना के हिस्से के रूप में एकत्र किए जाते हैं। अन्य जातियों का विवरण गणनाकर्ताओं द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। मुख्य विधिक गणक को स्वयं घोषणा द्वारा है। मुख्य विधिक गणक को स्वयं घोषणा द्वारा है। अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें क्या करें कि पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं की जाती, बल्कि वो खुद घोषित करें कि हम पिछड़े हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोजन पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए अपनी अपनी जनगणना करते रहे हैं। जनगणना में किस प्रकार जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं? स्वतंत्र भारत में 1951 से 11 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। इससे पहले 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे। नेक्स्ट क्या कहता है? SECC 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना विभिन्न समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास था। इसमें 2 घटक थे: ग्रामीण और शहरी परिवारों का एक सर्वेक्षण और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन घरों की रैंकिंग और एक जाति जनगणना। घरों की रैंकिंग करना और जाति जनगणना करना। इससे पहले शहरी और ग्रामीण परिवारों का जो सर्वे हुआ, उसमें 2 मापदंडों के आधार पर, एक तो घरों की रैंकिंग और एक जाति जनगणना, इस पर जो है कार्य किया गया था। हालांकि केवल ग्रामीण और शहरी घरों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था। जाति के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी का बताया गया, लेकिन जाति के अभी बताया नहीं गया। जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में क्या अंतर है? जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस राज्य के समर्थन लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। चूँकि जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा घरों को लाभ देने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए खुली है। जाति जनगणना के क्या लाभ हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि प्रत्येक जाति की आबादी की सटीक संख्या आरक्षण नीति को तैयार करने में मदद करेगा ये, और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके इससे। और इससे संबंधित क्या चिंता है? इससे संभावना होगी कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होगी, बड़े या फिर अलग कोटा की मांग बढ़ेगी। ये आरोप लगाएगा कि केवल एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों को लेबल करने के लिए कार्य व्यवस्था कायम रखता है। क्या आप जानते हैं आईन अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं में संबंधित डेटा शामिल है? इसमें अन्य सामग्री क्या थी? आईन अकबरी को यहाँ पढ़ लो। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अधिनियम 1993 है, उसकी धारा 11 के तहत क्या प्रदान किया गया है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में उन वर्गों को बाहर करने के लिए सूचियों को संशोधित कर सकती है जो पिछड़े नहीं रहे हैं, और नए पिछड़े वर्ग शामिल हैं। नए पिछड़े वर्ग शामिल हैं। यह अभ्यास आज तक नहीं किया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 11। ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट हर 10 साल में रिवाइज करेगी उस लिस्ट को, जिसमें एक्सक्लूड करेगी उन क्लासेस को जो कि बैकवर्ड हैं, और न्यू बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड कर सकती हैं। फिर उसके बाद में दिस एक्सरसाइज हैज नॉट बीन डन टू डेट, और ये जो है आज तक नहीं किया गया है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ रखा, ये और ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। जनगणना क्या है? इस संबंध में वैधानिक प्रावधान क्या है? जनगणना कैसे की जाती है? जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए, ये पूछ रखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत
पिछड़े नहीं रह गए उनको निकाल सकती है, उनको शामिल कर सकती है। आज तक नहीं किया गया है। ये हो गया। अगला टॉपिक क्या कहता है? आधार की सुरक्षा। आधार की सुरक्षा क्या है? 1 मिनट, अभी इसका क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े क्या किए गए हैं? प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। राइट। जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि सेक राज्यों के समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। ये जो है एक चित्र प्रदान करे जनगणना है, लेकिन ये जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लाभार्थियों के बारे में बतावे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1951 से 2011 की जनगणना में जो है सूचित जनजाति और जातियों के आंकड़े प्रस्तावित किए गए तथा अन्य जातियों पर नहीं। इससे पहले 1931 तक की हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे। ICC 2011 क्या है? 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास था। इसके 2 घटक थे। इसके बीच में अंतर क्या है? अच्छा, और चूँकि 1948 की जनगणना के अधिनियम के अंतर्गत ये आती है और डेटा को गोपनीय माना जाता है। इसमें दी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा घरों के लिए खुली है। आधार सिक्योरिटी यानी आधार की सुरक्षा। आधार की सुरक्षा क्या कहती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण ने अपनी एडवाइजरी जारी होने के 2 दिन बाद वापस लेने का फैसला किया, जिसने उपयोगकर्ताओं को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी वितरित करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी गलत व्याख्या से बचने के लिए अधिसूचना को वापस ले लिया गया। क्या कहा उडाई की एडवाइजरी? उडाई की एडवाइजरी ने क्या कहा? उसने क्या कहा कि धारकों को पारंपरिक फोटोकॉपी के बजाय एक नकाबपोश आधार कार्ड का प्रयोग करना चाहिए, यानी एक मास्क आधार कार्ड का प्रयोग करना चाहिए जो उसकी फ़ोटोकॉपी है उसकी बजाय। अच्छा, दस्तावेज़ को साइबर कैफ़े या साइबर कंप्यूटर से डाउनलोड नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सिस्टम में स्थायी रूप से मिटा दिया जाना चाहिए। अगर डाउनलोड भी करें तो उसको वहाँ से मिटा दो। 12 अंकों की आईडी को पहले 8 अंकों के मास्क आधार कार्ड वर्णों के 12 अंकों की जो आईडी हो पहले 8 नंबर जो है मास्क आधार कार्ड में XX करके वर्णों के पीछे छिपे होते हैं। आधार के उपयोग और उसकी सुरक्षा पर क्या कहता है कानून? आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 यह स्पष्ट करता है कि भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सब्सिडी लाभ सेवाओं के लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकृत आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा कि सब्सिडी हो गई कोई दूसरी सेवा का लाभ उठाने के लिए लाभ लेने के लिए इसके लिए उसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होगी? अनुरोध करने वाली इकाई को अपनी पहचान एकत्र करने से पहले व्यक्ति की सहमति करनी होगी। पहले जो है व्यक्ति को सहमत करना होगा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी का उपयोग केवल केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी पर प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि गोपनीयता को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रमाणीकरण जानकारी का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता। पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सचिव रैंक या उससे ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। ये क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो हित है के हित में सचिव रैंक या उससे ऊपर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। वे उत्तरदायी होंगे इस तरीके की सुरक्षा के लिए। आधार से जुड़े क्या मुद्दे हैं? उडाई और केक का क्या ऑडिट है? उडाई के बारे में
उड़ई 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। मूल निकाय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिकार क्षेत्र में काम करता है। प्रारंभ में उड़ई की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वाधीन में संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। जनादेश उड़ई को भारत के सभी निवासियों को एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या आधार प्रदान करना अनिवार्य है। 31 अक्टूबर 2021 को तक उड़ई ने 131 करोड़ आधार नंबर जारी किए थे। उड़ई ने 131 करोड़ आधार नंबर क्या करे थे, जारी करे थे। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता और अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है। आधार का उपयोग कहाँ किया जाए? आधार का जो है डोमिसाइल के लिए, या मतलब वहाँ का, और सिटीजनशिप के लिए, वहाँ पे आप निवास करो और नागरिकता के लिए किया जाए। और एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारी करता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय छोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नागरिकता का प्रमाण नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि आधार संख्या को जारी करता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर है डी। राज्यों को जीएसटी मुआवजे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के तहत राज्यों को 10 साल की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे की गारंटी दी जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? मुआवजे की गणना राज्यों के वर्तमान जीएसटी राजस्व और संरक्षित राजस्व के बीच अंतर के आधार पर की जाती है। और एक सेकंड, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं? आधार के उपयोग और उसकी सुरक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधार अधिनियम 2016 यह स्पष्ट करता है कि भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सब्सिडी, कंसोलिडेटेड फंड से जो वित्त पोषित सब्सिडी हैं या सेवाएं हैं, उनका लाभ उठाने के लिए आधार का प्रमाणीकरण आवश्यक है। अनुरोध करने वाली इकाइयों को अपनी पहचान एकत्र करने से पहले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी का उपयोग केवल केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी पर प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आधार का उपयोग, उसकी सुरक्षा का कानून क्या है, सब हम वैसे पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक क्या करा सरकार ने, स्कीम लेकर आया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या कह रहा? सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विस्तार के वित्त पोषित के लिए 26 वर्ष तक 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। उसको बढ़ाने को लेकर के, उसके विस्तार को लेकर के कितने साल की मंजूरी दी? वर्ष 2026 तक, यानी 5 साल के लिए मंजूरी देती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पीएमजीपी ये जो है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2008-9 में की गई थी। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। ये क्या है? क्रेडिट यानी उधारी लिंक सब्सिडी योजना है, जो सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। सरकार द्वारा एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से 50 लाख तक के ऋण के लिए 35% तक सब्सिडी की जाती है और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 20 लाख। क्या इसमें क्या करें? 35% तक सब्सिडी दी। जहाँ एमएसएमई के मंत्रालय में 50 लाख तक के ऋण के लिए तो 35%, अगर 50 लाख का कर्जा तो उसमें 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सेक्टर में 20 लाख दें। मैन्युफैक्चरिंग में और किस में? सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए दें। कार्यान्वयन, इसका जो कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको इम्प्लीमेंट करेगा खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। और राज्य स्तर पर क्या होगा? राज्य स्तर पर स्टेट
केवीआईसी निदेशालय यानी डायरेक्टरेट, राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, स्टेट केवाईसी डायरेक्टरेट। एक तो डायरेक्टरेट है, एक बोर्ड है, एक केंद्र है, एक बैंक है, ये 4 मिलके राज्य स्तर पर काम करेंगे। और इसको केवीआईसी, इसकी क्या है, नोडल एजेंसी हो गई। पात्रता कौन एलिजिबल है, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत पंजीकरण संस्थान, उत्पादन सहकारी समिति और चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। कौन कौन है इसके लिए एलिजिबल, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्टीट्यूशंस जो है रजिस्टर्ड किसके अंतर्गत होंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और क्या होगा, और कौन कौन होंगे इसमें, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें एलिजिबल हैं। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और चैरिटेबल ट्रस्ट भी क्या है इसमें एलिजिबल हैं। मौजूदा इकाइयाँ और इकाइयाँ जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं वे एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, किसी भी शासन में किसी भी टाइम पे वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे एलिजिबल नहीं हैं। और फिर उसके बाद में इस योजना के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। इसका महत्व क्या है, यह योजना 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी अनुमानित रोजगार का अवसर पैदा करेगी। और क्या करेगी, ये जो है गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। गैर कृषि क्षेत्र में और सूक्ष्म उद्यमों में कौन एलिजिबल है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, यह केंद्र क्षेत्र की योजना है, यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है। ये किस मंत्रालय से प्रशासित है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से रोजगार एमएसएमईज को देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम कार्यक्रम के बारे में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, राइट। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, राइट। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग द्वारा प्रशासित है। ये सूक्ष्म लघु मध्यम पिछला का क्वेश्चन रह गया था किसका, उड़ई का क्या रह गया था कि ये भारत के सभी निवासियों को 16 अंकों की एक विशिष्ट पहचान वाला UID संख्या आधार प्रदान करना अनिवार्य है। 16 अंकों का नहीं बल्कि कितना का, 12 का। 12 में से 8 अंक तो मास्क होंगे और 4 अंक क्या होंगे, शो होंगे। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, राइट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या कहता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या करा, सहकारी समितियों को एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म होगा भाई, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि सहकारी समिति जिसमें अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे उसको मंजूरी दी गई है, किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका महत्व क्या होगा, इस कदम से 8.5 लाख जो सहकारी समितियां हैं उससे जुड़े 27 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को खरीदार मिलेंगे और वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। ये GEM क्या है, GEM क्या है, एक सेकेंड, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये है क्या, इसे कब शुरू किया गया था इसको, और सामान्य उपभोग की वस्तु और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। ये क्या है, एक तरीके से वन स्टॉप पोर्टल है जिसमें हम क्या कर सकें, सामान्य वस्तुओं को खरीद और फरोख्त कर सकें वहाँ पे। ये एक पोर्टल हो गया।
और इस पोर्टल सभी सरकारी खरीदारों के लिए खुला है। केंद्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि, ये सभी के लिए खुला है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सके। जो प्राइवेट खरीदार हैं प्लेटफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन निजी लोग पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों को उत्पाद बेच सकते हैं। वो क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म पर नहीं खरीद सकते, प्राइवेट तो खरीद नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं वो पोर्टल के माध्यम से बेच जरूर सके अपना प्रोडक्ट। नोडल मंत्रालय क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन है इसका मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जीएम का महत्व क्या होगा, पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद होगी, आत्मनिर्भर भारत का प्रचार होगा और छोटे स्थानीय विक्रेताओं को प्रवेश मिलेगा इसमें। जीएम पोर्टल सभी सरकारी खरीदारों के लिए खुला है। सरकारी खरीदार हैं केवल, प्राइवेट खरीद नहीं सकते इस पर, राइट। निजी खरीदार और प्लेटफॉर्म इस पर नहीं बेच सकते, इस पर बेच तो सकते हैं सरकार को, लेकिन निजी लोग पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों को अपना उत्पाद खरीद सकते हैं। लेकिन निजी पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों के जो उत्पाद हैं वो खरीद सकते हैं। आई थिंक ये गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। पहला तो सही है, दूसरा हो गया गलत। इसमें क्या कर सके, प्राइवेट वाले खरीद तो सके, ये क्या कर सके, अब खरीद नहीं सकते कुछ भी, लेकिन बेच सके। किसे बेच सके, ये सरकार को बेच सके अपना। तो इसका आंसर होगा ए, एनटीपीसी जैव विविधता नीति। एनटीपीसी की जैव विविधता नीति क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नोडल मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एनटीपीसी की जैव विविधता नीति क्या है, एनटीपीसी की जैव विविधता नीति क्या है। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक क्या नया जैव विविधता नीति 2022 जारी की। एनटीपीसी पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने के अनुरूप है, नीतियों को के अनुरूप है। इसका जो पर्यावरण है स्थिरता नीतियों के अनुरूप है। नीति के क्या उद्देश्य है, एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद करने के लिए समर्थन देना। इसका एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवर जो हैं उनको इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के योगदान में मदद करने के लिए समर्थन देना। वर्तमान में संचालित सभी साइटों पर जैव विविधता का कोई शुद्ध नुकसान प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जहां भी लागू हो शुद्ध सकारात्मक संतुलन हो। और क्या, एनटीपीसी की मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना और सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना। हम एहतियात करें, सही तरीके से उनका मैनेजमेंट करें, उनको मुख्य धारा में लेकर जैव विविधता को, यह इसका मेन उद्देश्य। नीति के अपेक्षित परिणाम, व्यवसाय फर्म की ओर भागीदारी के समग्र संरक्षण में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ क्या होगा, संरक्षण की बेहतर प्रथाओं को जाना जाएगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे इससे हमें। ज़मीनी स्तर पर भागीदारी लोगों का उद्देश्य से अधिक जुड़ाव महसूस कराएगी। ज़मीनी स्तर पर भागीदारी लोगों को इस उद्देश्य से अधिक जुड़ाव क्या कर पाएगी, महसूस कराएगी। एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है जिसकी जड़ें भारत में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए 1975 में लगाई गई थी। यह 2010 में महारत्न कंपनी बन गई। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नवीन जैव विविधता नीति जारी की है 2022 की, राइट। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू है, राइट। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नई जैव विविधता नीति लागू करी। इसका काम है पर्यावरण स्थिरता और नीतियों के अनुरूप करना। और एनटीपीसी के बारे में क्या है, बस ये 1975 में बनाई गई, 2000 महारत्न कंपनी है यह। जैव विविधता निम्न तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनाती हैं। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के कटाव को रोक के मिट्टी का निर्माण करे, उसके कटाव को रोक के, और क्या करे, कचरे का पुनर्चक्रण करे, उसकी एक रिसाइकल करे, उसको फसलों का परागण करे।
राइट, इसके 3 सारे करेक्ट हैं। अगला देखते हैं, नंगा शांति प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो नंगा है मतलब यहाँ नागालैंड की बात की जा रही है, उसमें जो पीस प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, नागा पीस प्रोसेस। नागा विद्रोही समूह, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोइवा और नेक्स्ट क्या है, NCNIM, एक अलग ध्वज और एक संविधान की मांगों पर अड़ा हुआ है, जो इस बात का संकेत है, वे जो है ये कह रहे हैं कि हमें अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए। इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता में गतिरोध जिसका उद्देश्य अंत लाना है। भारत के सबसे पुराने उग्रवाद के जारी रहने की संभावना है। भारत में जो सबसे पुराना उग्रवाद है, ऐसा लग रहा है कि वो फिर से जारी रहेगा, और जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जो साथ शांति वार्ता में जो रुकावट है, इसका उद्देश्य का अंत लाना है। ये एक तरीके से इस बात को संकेत कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा कि ये एक डेडलॉक बन गया पीस टॉक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है, जो पुराना उग्रवाद है, वो जारी रहेगा। इस चीज़ की संभावना बता रहा। यह प्रक्रिया 1997 के मध्य से चल रही, और NCNIM ने सशस्त्र बलों के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी। इन्होंने क्या करा था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, युद्ध विराम की घोषणा करी थी। लेकिन अन्य समूह ने 2001 में बातचीत का विकल्प चुनना शुरू किया। हालांकि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि अगस्त 2015 को फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नागा राजनीतिक मुद्दा कितना पुराना है? पूर्व स्वतंत्रता 1826 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया था। 1881 में नागा हिल्स में ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बन गई। फिर नागा प्रतिरोध का जो पहला संकेत है 1918 में नागा क्लब के गठन में देखा गया, जिसने 1929 में साइमन कमीशन से कहा था कि प्राचीन काल की तरह खुद को निर्धारित करने के लिए हमें अकेला छोड़ दें। 1929 में इन्होंने कहा था कि हमें अकेला छोड़ दो साइमन कमीशन से। 1946 में क्या हुआ, नागा नेशनल काउंसिल आई, और 14 अगस्त को 1947 में नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। NNC ने संप्रभु नागा राज्य स्थापित करने का संकल्प कर लिया, और 1951 में एक जनमत संग्रह किया, जिसमें 99% ने स्वतंत्र नागा का समर्थन किया था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 22 मार्च 1952 को नागा संघीय सरकार और नागा संघीय सेना का गठन किया गया, और भारत सरकार ने उग्रवाद को कुचलने के लिए सेना भेजी। 1958 में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम बनाया गया। फिर उसके बाद में इस संबंध में क्या समझौता रहा, NSCNIM ने 1997 में केंद्र के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया। तब से दोनों के बीच में बातचीत चलती रही, जबकि 7 अलग अलग नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों ने भी 2017 में केंद्र के साथ एक अलग अलग बातचीत की। फिर 2015 में अगर 2015 की बात करें, उसमें NSCNIM के साथ एक फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट हुआ, और 2017 में NNPG के साथ एक सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि NSCN की अलग नागा संविधान और ध्वज की मांग एक देरी होने का कारण ये जो है इसका ध्वज और संविधान रहा है। लंबे नागा राजनीतिक मुद्दों पर एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने में बहुत टाइम लगा। 2015 का समझौता क्या कहता है, लगातार सरकार के साथ वर्षों की बातचीत के बाद NSCN ने 3 अगस्त 2015 को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता नागाओं के लिए साझा संप्रभुता के विचार पर आधारित था, और एक समुदाय जिसमें 60 से अधिक जनजातियां शामिल हैं। सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है, पूर्वोत्तर और पड़ोसी म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। साझा संप्रभुता भारत और नागलिम के बीच प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के बंटवारे को दर्शाती है। इस व्यवस्था के तहत सभी नागा जनजातियों का सर्वोच्च निकाय नागा हो प्रस्तावित नागालिम के साथ एकीकरण के बावजूद सभी नागा बसे हुए क्षेत्रों के कल्याण की देखभाल करेगा। ये क्या करेगा कि नागा हो या फिर नागा सर्वोच्च निकाय क्या करेगा, नागा हो प्रस्तावित नागालिम के साथ एकीकरण के बावजूद सभी नागा बसे हुए क्षेत्रों के कल्याण की देखभाल करेगा। ये है मैप। म्यांमार हो गया, ये हो गया कार्बी आंगलोंग, दीमा आसाओ, तामेंगोंग, चंदेल, उर्चुल,
सेनापति, तिरप, चांगलांग, लोहित, दिबांग और नागा असम, कार्बी आंगलोंग, कोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, फिर क्या है डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दिबांग, डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश। लोहित समूह की प्रमुख मांग ग्रेटर नागालैंड की रही है। राज्य के इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? सोको नागालैंड कुछ हिस्सों में ग्रेट नागालैंड शामिल थे। नागा क्लब एनएनसी के बारे में संग्रह कब आयोजित किया गया था? नागा समझौते से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नेपच्यून और यूरेनस अलग अलग रंगों के क्यों दिखाई देते हैं? नेपच्यून और यूरेनस बहुत कुछ समान हैं, जैसे कि समान द्रव्यमान, आकार, वायुमंडलीय घटक, लेकिन उनके रंग भिन्न भिन्न होते हैं। नेपच्यून दृश्यमान तरंग दैर्ध्य पर एक समृद्ध गहरा नीला रंग है, जबकि यूरेनस नीले रंग की एक विशेष रूप से हल्की छाया है। इसमें क्या है, नेपच्यून जो दिखाई दे वो कैसा दिखाई दे? गहरा नीला दिखाई दे, जबकि यूरेनस नीले रंग की एक विशेष रूप से हल्की छाया है। खगोलविद ने यह भी स्पष्टीकरण खोज लिया है कि यूरेनस के चारों ओर का बादल नेपच्यून की तुलना में अधिक मोटा है, जो बताता है कि क्यों अपने सुस्त वातावरण के कारण यूरेनस नेपच्यून की तुलना में हल्का लगता है। यदि नेपच्यून और यूरेनस के वायुमंडल में कोई धुंध नहीं होती तो उनके वायुमंडल की बिखरी नीली रोशनी दोनों को लगभग समान रूप से नीली दिखाई देती। नेपच्यून और यूरेनस। हिमरस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स युद्धग्रस्त यूक्रेन में M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे हिमरस भी कहा जाता है, भेजेगा। हिमरस मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम है। हिमरस हाईटेक हल्का रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है, जो युद्ध के मैदान में अधिक चपलता है, गतिशीलता प्रदान करता है। इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है कि अमेरिकी मध्यम दूरी की रॉकेट प्रणाली है। CRPF कांस्टेबलों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट। 7 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। AR होगी, BSF हो गई, CISF होगी, CRPF हो गई, NSG हो गई, ITBP हो गई, SSB हो गई, सीमा सशस्त्र बल। CRPF सरकार ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कांस्टेबलों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट दी ताकि आदिवासी युवाओं को बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में क्या करा, जिलों से केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस बल है CRPF में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए उनकी जो एज है उसमें छूट दी ताकि लोग जो है उसमें शामिल हो सकें। पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और 8वीं पास तक छूट दी जा रही है। और इसके लिए आवश्यकता क्या है? CRPF ने 2016-17 में छत्तीसगढ़ में 4 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती करके एक बस्तरीय बटालियन का गठन किया। हालांकि भर्ती प्रक्रिया ने सबसे अच्छे परिणाम नहीं दिए, लेकिन 10वीं पास की आवश्यक शैक्षिक आवश्यकता की कमी के कारण इंटीरियर के मूल युवा प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। अगला क्या कहता है, इजराइल UAE ने सब पहले अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और UAE ने पहले अरब देश के साथ मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब इजराइल ने अरब देश के साथ समझौता किया है। यह सौदा कारोबार किए गए सभी उत्पादों का 96% सीमा शुल्क को समाप्त करता है। UAE इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश था और मिस्र और जॉर्डन के बाद ऐसा करने वाला केवल तीसरा अरब देश था। इनमें से कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश था? मिस्र और जॉर्डन के बाद कौन सा ये केवल तीसरा देश बना? तो संयुक्त अरब अमीरात। जून को हर साल
विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2022 का विषय जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना और डेयरी क्षेत्र ग्रहों पर इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकता है। डेयरी क्षेत्र जो है ग्रह पर इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकता है, और इसका उद्देश्य 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके डेयरी क्षेत्र को टिकाऊ बनाने में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके डेयरी नेट जीरो हासिल करना। और इसकी स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य से कृषि संगठन फाओ द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए की गई थी। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक उत्पादन 22% है। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। शीर्ष दूध उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? फाओ। इसकी स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एक वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए की गई थी। 22% उत्पादन, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये सब। अगला क्या कहता है? राजनीति के संदर्भ में इन कथनों पर में से किस एक को स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? खुद को पूरी तरीके से विकसित करने का अवसर, या फिर राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ संरक्षण, संयम की अनुपस्थिति, जो कुछ भी पसंद करता है उसे करने का अवसर, और या फिर खुद को पूरी तरीके से विकसित करने का अवसर। आंसर इज डी। स्वतंत्रता को 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव है। स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता अभिनय की संभावना या अभिनय का तथ्य। इस तरह के किसी जीवन पर नियंत्रण रखना और अपने मौलिक उद्देश्यों को महसूस करना। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि वह सुनिश्चित करने का उद्देश्य कि किसी को कोई बाधा ना हो, अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो उसको। इसीलिए विकल्प बी केवल स्वतंत्रता की परिभाषा के हिस्से को कवर करता है, जबकि विकल्प डी पूरी तरह से कवर करता है। विकल्प ए भी आंशिक परिभाषा है। इसका अर्थ कानून के बजाय मौलिक अधिकारों की ओर अधिक और कानून के शासन के द्वारा किसी को अत्याचार से बचाया जा सकता है, लेकिन वह अपने आप में स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है।